हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपरटेट की जो टॉपिक बाय सीरीज चल रही है उसमें मैंने जो टॉपिक लिया था रेस एवं वस्त्र, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो करा दी थी। तो इस वीडियो में करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, देश का पहला जूट कारखाना किसके द्वारा लाया गया था? तो ये अदर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो देश का पहला जूट कारखाना किसके द्वारा लाया गया था? जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। और कब लाया गया था? 1859 में, 1859 में लाया गया था। अधिकांश जूट कारखाने किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है आपके पश्चिम बंगाल में। भारत विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है, तो कौन सा देश है? किस नंबर का ये? तो दूसरा। देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था हावड़ा में 1832 ईस्वी में। देश का प्रथम आधुनिक रेशम। और पहला जूट कारखाना कौन लाया था? जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा लाया गया था 1859 में। और प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कहाँ खोला गया था? 1832 हावड़ा में। और भारत विश्व में सबसे रेशम उत्पादन में कौन से नंबर का? दूसरा। ऊन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन कहाँ होता है? वो आपको होता है पंजाब में। ये देखो पश्मीना ऊन, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से, जो कि जम्मू कश्मीर के हिल्स एरिया में पाई जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त किया था। अंगोरा ऊन भी आपका बकरी से मिलता है। पूर्व का बोस्टन संज्ञा किस सूती केंद्र को प्रदान की थी? तो पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? उससे कहते हैं अहमदाबाद को। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलोर में। नेक्स्ट, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपका मेहंदी पाथर यानी मेघालय में। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? लिस्टर। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है लिस्टर। ये आपका इंग्लैंड में। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल कौन सी है? सबसे लंबी ऊन वाली तो आपकी ये था लिस्टर भेड़ की नस्ल। और भेड़ की सर्वाधिक ऊन किससे मिलती है? वो आपकी मैरिनो। ये आपकी कहाँ पाई जाती है? स्पेन में। तो अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो ये आपका ABCD में कौन सा कहलाता है? डी, रेयन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो रेयन आपका क्या? एक मानव सेलुलोज रेशा है। इसे कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, कृत्रिम रेशे के अंतर्गत आता है। और ये प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसकी डिटेल इसलिए करा दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पूछ लिया था, किस तरह से भी पूछ सकता है। ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। रेशम से सस्ता होता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है, अलग अलग कलर में इसे रंग सकते हैं। रेवन कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं, और ऊन के साथ मिला दिया जाए तो इससे क्या बनता है? कालीन और गलीचा बनते हैं। तो इस तरह से रेवन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो इसमें सब क्लियर हो गए। एक मानव सेलुलोज रेशा है, इसे कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। और रेवन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। सेकंड नंबर देखो, कपास का बहुलक है आपका। कपास का बहुलक क्या है? सेलुलोज। डिटेल में देखो, कपास का वैल्यू सेलुलोज है, और सेलुलोज का फार्मूला क्या है? C6H10O5N। और ये भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो कि वनस्पतियों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का मुख्य अवयव है। प्रकृति में सेलुलोज सबसे अधिक बाहुल्य का मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। कपास और लकड़ी सेलुलोज के मुख्य स्रोत हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कपास और लकड़ी सेलुलोज के मुख्य स्रोत हैं। इसमें से कपास शुद्ध सेलुलोज के अंतर्गत आता है। थर्ड क्वेश्चन, आहारी रेशे कौन से? इसमें से आहारी रेशे ABCD में से कौन से होंगे? रुचांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं? जो हमारे आहार में पाए जाते हैं। आहार में उपस्थित रेशों को आहारी रेशे कहा जाता है। जैसे साबुत अनाज हो गया, छिलके वाली दाल, ताजे फल, सब्जियां, ये सब आपके आहार रेशे के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ये नहीं वाले में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो कौन सा प्राकृतिक नहीं है? कॉटन आपका नेचुरल है, सिल्क है, जूट है, तीनों ही नेचुरल हैं। जो मैंने आपको बताया था पौधे से जो प्राप्त होते हैं वो नेचुरल है। और एक्रिलिक आपका प्राकृतिक रेशा नहीं है, एक संश्लेषित रेशा है, बाकी ये तीनों प्राकृतिक हैं। फिफ्थ नंबर,
इनमें से आपको कथन सही कौन सा वो पहचानना है। तो ए बी, पश्मीना शॉल बकरी के बालों से मिलता है, सही है। अंगोरा भी बकरी से मिलता है, खरगोश से नहीं, तो ये गलत है। पश्मीना ऊन बकरी से, खरगोश, ये भी गलत है। तो आपका ए और सी किस में मिल रहा है, ये डी में मिल रहा है। तो ए और सी, ये आपका डी इज राइट आंसर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, 36 तक है। अगर स्लो करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, फिर आप देखेंगे नहीं। 6 नंबर, प्राकृतिक रबर प्राप्त की जाती है, किससे की जाती है। तो ये हैबिया ब्राजिलियंसिस के लेटेक्स से प्राप्त होती है और ये यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। पूछ सकता है कि किस कुल का पौधा ये प्राकृतिक रबर, और एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक भी है। भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में। यूफोरबिएसी कुल का ही, ये याद रखना अच्छे से, और केरल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी रबर। 7 नंबर, कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ये डिटेल में देखो, आपका कॉटन पादप का वानस्पतिक नाम क्या है, गॉस्पियम स्पीसीज होता है। ये कौन सी कुल का है, मालवेसी, और जो रबर था वो यूफोरबिएसी का था, ठीक है। तो कपास का उत्पादन इससे किससे होता है, बीज से होता है। इसमें कपास के रेशे वाले भाग को रुई तथा बिनौले भाग को कॉटन सीड कहा जाता है। तो बीज आ गया आपका ऑप्शन सी। बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं, इनसे कपड़ा बनाया जाता है। ये इसकी डिटेल हो गई। 8 नंबर देखो, टोसा जूट किससे प्राप्त होता है। तो टोसा जूट प्राप्त होती है आपकी ऑप्शन बी, कोरकोरस ओलिटोरेंस से। डिटेल देखो इसकी, ये देखो, ओलिटोरस नामक प्रजाति के पौधे से प्राप्त होती है। इसकी पत्तियां स्वाद में कैसी होती है, मीठी। इसके रेशे की गुणवत्ता कैप्सुलेरिस से अच्छी होती है। जूट की एक और जाति कॉरकोरस कैप्सुलेरिस, जिससे सफ़ेद जूट प्राप्त होता है। ये रेशा समान, मुलायम, मजबूत एवं सफ़ेद होता है। ये कौन सा, ऑप्शन ए में जो दे रखा है ना, इससे सफ़ेद जूट प्राप्त होता है, ये वाला, इससे। पर टोसा जूट आपकी बी, कॉरकोरस ओलिटोरेंस से प्राप्त होती है। सी देखो, निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है। अभी आपको बताया कॉरकोरस कैप्सुलेरिस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 10 नंबर, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं, किससे होते हैं बास्ट रेशे, कॉरकोरस से। भी आपको बताया था, ये द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। जूट का ही नाम है आपका कॉरकोरस कैप्सुलेरिस। ये एक बास्ट रेशा है जो द्वितीय फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बोरे, रस्सी, थैले आदि में किया जाता है। सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा था। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है, किस तरह से क्या होता है, आपको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, कौन सा प्रोटीन कच्चे रेशे में होता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा, ये होगा आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फाइब्राइन, फाइब्राइन आपका एक प्रोटीन है। और बाकी का आपका एक सेरिसन आता है, इस तरह से सेरिसन, ये एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद है। और जबकि फाइब्रिन आपकी एक प्रकार की क्या है, ये प्रोटीन है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग में लाई जाती है। तो ये आपका है बी, वेटिंग। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही हल्के होते हैं, इन्हें वजनी बनाना आवश्यक होता है, इसीलिए इनके धात्विक लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे ऊन के रेशों से बने वस्त्रों पर भी वजन बढ़ाने की परिचर्या की जाती है। नेक्स्ट देखो, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है, किस विधि से छुड़ा सकते हैं इसको, तो अवशोषक विधि से। इसमें क्या होता है, जो भी चिकनाई युक्त दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अवशोषक विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेसन, चोकर आटा, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेड का चूरा, टैल्कम पाउडर, ये सभी चिकनाई को सोख लेते हैं, तो इनका प्रयोग इसी तरह से किया जाता है। 50 नंबर देखो, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था क्या कहलाती है, तो कोकून।
डिटेल में देखो, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून की अवस्था होती है। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करते हैं। इनके मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं जिनके छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार निकलता रहता है, जो वातावरण में सूख जाता है। सूखने के बाद ये आपस में सट जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर पर लपेटते जाते हैं। 24 घंटे में ये कीड़े इतने अधिक लार स्रावित करते हैं कि वे स्वयं उसी से छिपकर अपने ऊपर सेरोसिन का एक सफ़ेद कोट बना लेते हैं। 3-4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून के बाद प्यूपा, और 10 दिन तक ये निष्क्रिय सोते रहते हैं। 60 नंबर देखो, रेशम अथवा रेयन से निर्मित झीना वस्त्र क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपका शिफॉन। ये इसकी डिटेल है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। रेशम अथवा रेयन एक निर्मित झीना वस्त्र शिफॉन है, और रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता और अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता के कारण क्या कहलाता है? ये संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है और इसे वस्त्रों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज, रेयन की जो खोज है 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक का चमत्कार है। इन्हें कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में से वैज्ञानिक चमत्कार माना गया था, और रेशम को बस सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। और ये मानव द्वारा निर्मित क्या है? ये आपका पहला रेशा है। नेक्स्ट देखो, अत्यधिक हल्का रेशा है, क्या है? अब आप आराम से कर लेंगे। कौन सा है सबसे हल्का? रेशम। 80 नंबर देखो, वह विधि इसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह क्या कहलाती है? आपकी थ्रोइंग। ये आप इसकी डिटेल पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। ऊन की मोट की विशेषता को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका फेल्टिंग। 20 नंबर देखो, रेशम है, ये बहुत पूछा था। रेशम क्या है? ये आपका प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम दोनों नहीं है आपका। ये क्या है? ओनली प्राकृतिक रेशा। इसकी डिटेल है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। ये कीड़ों के लार्वा से स्रावित एक विशेष प्रोटीन जिससे फाइब्रिन, ये आपको बताया था। सेरेसिन अलग होता है, गोंद होता है प्राकृतिक, ये आपका प्रोटीन होता है। ये रेशम प्राप्त किया था इसी से। और रेशम का उत्पादन क्या कराता है? सेरिकल्चर। ये करा ही दिया आपको। नॉयलन कपड़े के तंतु किससे बनते हैं? ये आपके बनते गलन मेल्ट कताई से। ये डिटेल आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मेन देख लो। नॉयलन का आविष्कार सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपॉन्ट कंपनी के डॉक्टर कैरोथर्स ने किया था। ये एक बहुलक, पूछ लेता है कौन सा रेशा है? बहुलक। ये पॉलीमर से बनता है। 22 देखो, इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? पुनर्निर्मित, अब इसको आराम से कर लेंगे। कौन सा है आपका? ये ऑप्शन बी। इसकी डिटेल और देख लेना। ये इसकी डिटेल है। पुनर्निर्मित रेशा रेयन है। ये 3 प्रकार के रेयन बनाए जाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज और क्यूप्रोमोलिनियस और विस्कस। ये आपके हो गए। ये आपको बता ही चुकी है पहले, कृत्रिम रेशा कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा ये अच्छे से याद रखना। 3, नाइट्रोसेलुलोज, क्यूप्रोमोलिनियस और विस्कस। ये देखो, ये भी आपका लो 23। सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है? नायलॉन। आपको पता था पैरासूट, और इस पे चट्टान पे चढ़ने के लिए इसके लिए रस्सी बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। ये इसकी डिटेल है। सबसे अधिक मजबूत रेशा अगर आपसे पूछा है तो नायलॉन। इसे जादुई रेशा भी कहते हैं और सुगम जीवन रेशा की संज्ञा भी दी गई। अगर आपसे जादुई रेशा पूछा जाए तो नायलॉन। चमक, शक्ति, मजबूती, लचीलापन, कोमलता, कार्यक्षमता, सौंदर्य, सभी गुण हैं इसके अंदर, जिसका मुकाबला कोई भी प्राकृतिक रेशा नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? कौन रहता है? ये रहता है आपका रेयन। ये इसकी डिटेल है, अभी आपको मैंने बताई थी, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। पॉलीएमाइड रेशे कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके नायलॉन रेशे। ये अभी आपको बता ही चुकी हूँ, वो ये सब सेम। 26 देखो, रेयन निर्माण की एक प्रमुख विधि क्या है? विस्कॉस। अभी आपको ये 3 रेयन बताए थे मैंने, उसमें से आया था विस्कॉस, वही है। ये 3 वैज्ञानिक थे, ये रहे आपके क्रॉस, बीबन और पीडल। इंग्लैंड के थे ये तीनों।
और रेयन का निर्माण इन्होंने ही बताया था 1892 ईस्वी में। ये सबसे सस्ती विधि है और उत्कर्ष श्रेणी के रेयन होते हैं। आजकल इस विधि में थोड़ा आवश्यक ये सब कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखो, एस्बेस्टॉस के तंतु कौन से होते हैं? स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये होते हैं आपके खनिज तंतु। जानतब कौन से होते हैं? जानतब होते हैं आपके जो जानवर से मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? तो आपके रेयन में। रेयन आप पढ़ ही चुके हैं। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर भी नहीं होता इस पे, ये थ्योरी में आपको बताया था। ये कौन सा है आपका? एस्बेस्टस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पॉलिएस्टर तंतु इसमें घुलनशील है, ये आपका डी, मेटाक्रिसोल में। डिटेल देखो, पॉलिएस्टर तंतु एक कृत्रिम बहुलक है जिसका मुख्य उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। पॉलिएस्टर बहुलकों में पॉलीएथिलीन टेरिफिथलेट मुख्य बहुलक है, जिसे टेरिलीन, डेक्रोन और माइलर के नाम से जानते हैं। याद रखना, टेरिलीन, डेक्रोन और माइलर के नाम से जानते हैं। पॉलिएस्टर तंतु मोटा, ये सॉरी आपको मोटा नहीं, यहाँ पे मेटा, मेटाक्रिसोल में घुलनशील है। ये मोटा लिख गया, यहाँ पे क्या आएगा आपका? मेटा। नेक्स्ट देखो, कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं, तो कौन से आएंगे आपके कृत्रिम रेशे के अंतर्गत? ये आएंगे आपके नायलॉन के कपड़े। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन परिवर्तित सेल्यूलोजिक रेशा? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये रेयन। रेयन एक परिवर्तित सेल्यूलोजिक रेशा है। रेयन सेल्यूलोज कागज की लुगदी, कास्ट को ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने या जाली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर, रेयन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है आपका? कपास एवं बांस। डिटेल, कच्ची सामग्री के रूप में बांस की लुगदी, गोंद, रोल, कपास की पट्टियां आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एस्बेस्टस क्या है आपका? ये आपका है मिनरल तंतु, जिस पर किसी अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता। 35, एक क्वेश्चन और आ जाएगा इसके बाद, जल्दी जल्दी करा दिए क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता फिर बहुत। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता अभाव होता है? किस में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? ये होता है आपका नायलॉन में, इसीलिए नायलॉन के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। डिटेल में देख लेते हैं। ये देखो, नायलॉन के तंतु में किसी प्रकार के रंध्र नहीं होते, अतः इनके द्वारा नमी सोखने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसीलिए नायलॉन के जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट है ये आपका, रेशे में जितने भी वस्त्र से रिलेटेड को भी क्वेश्चन थे ना, वो सब इसके साथ ही कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? तो आपका अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र कौन सा? ये आपका स्पेंडेक्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये देखो, मैंने पार्ट 1 और 2 में रेशे एवं वस्त्र से रिलेटेड जितने भी थ्योरी क्वेश्चन थे वो करा दिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रेशों से वस्त्र तक की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग फ्रॉम फाइबर टू गारमेंट। ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा 2 पार्ट्स में, बाकी का ये वाला भी 2 पार्ट्स में ले लेंगे। तो इस तरह से आपका टॉपिक वाइज ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।